हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो मैंने पहले ही बताया है कि कैसे इतने बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य को ब्रिटेन ने ख़त्म किया और कैसे इतना बड़ा साम्राज्य ख़त्म हुआ और कैसे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम हुआ। साथ ही साथ जानेंगे वो कौन कौन सी जंग थी जिसने मुगल को हिला के रख दिया और क्या क्या रणनीतियाँ थीं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा कर सकी। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी साल 1600 में। इसको बनाया था कुछ मर्चेंट्स ने और ये साल 1600 में बनी थी। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडियाज़ पर ट्रेडिंग करना। यह 125 शेयर होल्डर्स की कंपनी थी और इन्होंने 72,000 पाउंड इकट्ठा कर कर ये कंपनी बनाई थी। तो आज हम बात करेंगे कि वो भारत कैसे आई। तो चलिए, भारत में वो 1608 में पहली बार वो भारत पर आई कंपनी। और जो कंपनी के गवर्नर थे विलियम हॉकिंस, वो सूरत पर रुके आज के समय में। और उन्होंने देखा कि भारत पर मुगलों का राज है, मुगल की आर्मी बहुत मजबूत है, 4 मिलियन आर्म्स लोगों की आर्मी है और इनसे जंग करना कोई भी बात नहीं है। इनसे फ्रेंडली होना ही बिल्कुल सही है हमारे लिए और हमारे काम के लिए। तो ये अपना एक लंबा सफ़र तय करके आगरा पहुंचते हैं और वहां पर ये जैसे तैसे मुग़ल बादशाह जहांगीर से मिलते हैं और उनसे ट्रेडिंग की बात करते हैं। लेकिन इसकी बात मैंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में कही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वह मुग़ल बादशाह जहांगीर से मिलते हैं, लेकिन जहांगीर उनको इजाज़त नहीं देते हैं क्योंकि जहांगीर का मानना था जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजब और गंवार होते हैं। और दूसरा कि वह पुर्तगालियों से रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते थे। पुर्तगाली भारत पर बहुत टाइम से थे और वो मसालों की ट्रेडिंग करते थे, इसलिए जहांगीर उनको नहीं देते हैं। लेकिन विलियम हॉकिंस कहते हैं कि हम भारत से नहीं जाएंगे, हमें भारत में ट्रेडिंग करना है। और वो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में आते हैं और एक लोकल राजा से परमिशन ले लेते हैं और वहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य था मुगल टेरिटरी में अपना ट्रेडिंग करना, जो कि इनका सपना था। तो यह साल 1615 में फिर अपने देश ब्रिटेन जाते हैं। वहाँ पर ये अपने राजा किंग जेम्स से मिलते हैं और कहते हैं कि मुग़ल बादशाह हमारी बात नहीं मान रहे हैं, अगर आपकी बार आप उनसे बात करेंगे तो शायद वो मान जाएं। तो किंग जेम्स अपनी तरफ से सर थॉमस रो को इंडिया भेजते हैं साल 1615 में। सर थॉमस रो इंडिया आते हैं और वो कर दिखाते हैं जो विलियम हॉकिंस नहीं कर पाए थे। सर थॉमस रो ने जहांगीर को बड़े बड़े गिफ्ट दिए, साथ ही साथ जहांगीर को बताया कि अगर मुग़ल टेरिटरी में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी तो लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, साथ ही साथ इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो जहांगीर इनकी बातों से खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया उनको ये भी कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना मुग़ल बादशाहों को टैक्स देगी। इस बात के सोच विचार के बाद जहांगीर उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन दे देते हैं। तो उनकी अब जाकर के फाइनली सूरत पर एक फैक्ट्री लगती है। इसके बाद ये थोड़ी बहुत और इजाज़त लेकर के अहमदाबाद, पटना, बॉम्बे, आगरा में भी अपनी कंपनियां लगाते हैं और ये अपना धंधा कर रहे थे। लेकिन मुग़ल इनको अपनी अंदर की टेरिटरी में घुसने नहीं दे रहे थे, ये बाहरी तरफ ही ट्रेडिंग कर रहे थे और इनका जो मेन ट्रेडिंग का मकसद था वो था बंगाल में। ये बंगाल में अपना ट्रेडिंग करना चाहते थे, लेकिन बंगाल में इनको परमिशन नहीं मिल रही थी। तो फिर ये वापस अपने ब्रिटेन जाते हैं और उस समय के राजा चार्ल्स से कहते हैं कि हमारी पावर्स बढ़ा दो। तो चार्ल्स इनके पावर्स बढ़ाते हुए इनको पावर दे देते हैं कि अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं नोट, खुद की आर्मी रख सकते हैं, खुद की टेरिटरी रख सकते हैं और जंग भी छेड़ सकते हैं। ये इनको पावर मिल गई थी। और ये साल 1682 में बंगाल जाते हैं और बंगाल के जो गवर्नर थे शाइस्ता खान, जो कि औरंगज़ेब के मामा थे, वो इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं तो इनको नहीं देते हैं राइट्स। तो फिर ये क्या करते हैं, औरंगज़ेब से मिलते हैं और उनसे बंगाल में परमिशन लेते हैं कि ताकि वह ट्रेडिंग कर सकें। तो औरंगज़ेब कहते हैं कि कैसे लोग हैं, इनको इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है, और औरंगज़ेब इनको साफ मना कर देते हैं। जिसके कारण यह अपने गुस्से के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभी अभी बने थे गवर्नर जोशिया चाइल्ड, वो मुग़लों पर अटैक कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी माना जाता है इतिहास की, क्योंकि मुग़ल बहुत ही ज़्यादा मजबूत और संपन्न थे और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुग़ल बड़ी आसानी से इनसे जंग जीत जाते हैं और इनकी जितनी भी कंपनियां थीं, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, सब पर कब्जा कर लेते हैं।
इनके जितने भी लोग थे उन सबको बंदी बना लिया जाता है ढाका और बॉम्बे में, और इनके जितने भी किले थे उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है और इनकी सारी कंपनियां बर्बाद कर दी जाती हैं। इन्होंने जो इतनी साल से मेहनत की थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी, और जोशिया चाइल्ड औरंगज़ेब के घुटनों पर गिर जाता है, पैरों पर गिर जाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन औरंगज़ेब इसको काफ़ी टाइम तक माफ़ नहीं करते हैं। फिर साल 1690 में फाइनली औरंगज़ेब उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन पर एक जुर्माना लगा देते हैं जो कि 1.5 लाख का था। आज के समय में 35,000 करोड़ के आसपास होता है। उतना इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, और फिर ये शांति से काम करते रहते हैं और एक सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। ये अपना व्यापार धीमे-धीमे चलाते रहते हैं, लेकिन उनको ये मौका मिलता है साल 1707 में, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी और मुग़ल सल्तनत में जो बादशाह थे वो बड़ी जल्दी-जल्दी आते जा रहे थे और गद्दी के लिए लड़ाइयाँ हो रही थीं। जिसको देखते हुए उस समय एक डोमिनेंट पावर उभर कर आती है, मराठा साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य का तो विस्तार पहले ही हो चुका था, लेकिन वो खुलकर नहीं आई थी क्योंकि मुग़ल बहुत मजबूत थे और सब कोई जानता था कि मुग़लों से उस समय लड़ना एक टाइप की बेवकूफ़ी है। लेकिन मराठा साम्राज्य उभर कर आया और उसने औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़लों पर हमला बोला और काफ़ी सारी टेरिटरी अपने कब्ज़े में कर ली। साथ ही साथ साल 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह ने मुग़लों पर अटैक किया और काफ़ी सारा खजाना लूट लिया। इसके कुछ समय बाद ही साल 1748 में अफ़गान रूलर अहमद शाह दुर्रानी ने मुग़लों पर अटैक किया, लेकिन मुग़लों ने यहाँ वहाँ का सहयोग लेकर उसको हरा दिया। इसके बाद मुग़ल के जो भी अंदर स्टेट्स थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एज अ किंगडम ऑपरेट करने लगे, और उन मुग़लों को जो भी टैक्स दिया जाता था वो टैक्स देना भी बंद कर दिया था। इसीलिए मुग़लों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई थी। इधर जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, उन्होंने भी मुग़लों को छोड़ दिया था और कहा था मैं खुद ऑपरेट करूँगा, और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था देखो जो तुम्हारा मनमानी चल रही है नहीं चलती रहेगी, और उन्होंने उसको अब कहा कि ये हम अब तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे ट्रेडिंग राइट्स पर। और साल 1717 में फ़र्रुख सियार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल में ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं, जिसके कारण बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान इससे नाराज़ हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाड़ में जाए मुग़ल सल्तनत, मैं खुद अब पूरे बंगाल को संभालूंगा, और वो कंपनी से कह देते हैं जो ऐसा चलता है वो नहीं होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये अंग्रेज़ नहीं मानते हैं, और साल 1700 के बाद जो दो पावर डोमिनेंट पावर उभर कर आती हैं वो एक थी ब्रिटिश, दूसरी थी फ्रेंच। ज़्यादा तो फ्रेंच बड़े इलाके पर भी अपना ट्रेड कर रही थी, और साल 1740 में जो फ्रेंच गवर्नर था जो जोसेफ फ्रेंचोइस, वो आता है और उसकी ख्वाहिश थी कि वह भारत में फ्रेंच एम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर साल 1756 में बंगाल के दूसरे नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। इनको कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये कंपनी को बार बार मना कर रहे थे कि तुम अपने ऐसे मोनोपोली नहीं कर सकते हो, और वो कंपनी नहीं मानती है, जिसके कारण सिराजुद्दौला एक रात को अपनी आर्मी के साथ जो इनकी कलकत्ता में कंपनी थी वहाँ पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ साथ बंगाल में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थीं अंग्रेज़ों की उस पर अटैक कर दिया जाता है, उसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं सिराजुद्दौला, और उनके जितने भी सैनिक थे और उनके जितने भी कर्मचारी थे उन सबको बंदी बना लिया जाता है, और नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अपनी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के दुश्मनों से मिलते हैं, और उस समय सिराजुद्दौला के सबसे बड़े जो उनके अगेंस्ट थे वो थे जगत सेठ से मिलती है, जो एक बहुत ही बड़े ज़मींदार था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि जो सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर है मीर जाफ़र, वो खुद नवाब बनना चाहता है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव दोनों से मिलते हैं और मीर जाफ़र से कहते हैं कि अगर वो उसका साथ देंगे तो वो उन्हें बंगाल का नवाब बना देगा। और सिराजुद्दौला भी कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था, वो जानता था कि कंपनी ऐसा कर रही है, तो वो क्या करता है कि कंपनी के दुश्मनों से मिलना शुरू कर देता है, और सिराजुद्दौला कंपनी के दुश्मन फ्रेंच लोगों से मिलते हैं, और अब की बारी ये जंग होती है 1757 में। इसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। ये जंग बहुत भयंकर होती है, लेकिन इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं और कंपनी मीर जाफ़र को एज अ पपेट रूलर नवाब बना देती है बंगाल का। लेकिन कंपनी जैसा चाहती थी वैसा मीर जाफ़र नहीं कर रहे थे। मीर जाफ़र उनके खिलाफ़ काफ़ी सारे काम कर रहे थे। मीर जाफ़र डच लोगों से मिल रहे थे जो कि कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और कंपनी मीर जाफ़र को हटाकर उनके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना देती है। लेकिन मीर कासिम भी उनके बिल्कुल काम नहीं आ रहे थे और उनके खिलाफ़ हो जाते हैं, और साल 1763 में मीर कासिम
ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी थी। लेकिन मीर कासिम हार जाते हैं और वो बंगाल से भाग जाते हैं, और फिर से कंपनी मीर जाफ़र को दोबारा बुलाती है और कहती है आपकी बारी ढंग से पपेट रूलर बने रहना, और वो उसे बंगाल का नवाब बना देती है। मीर कासिम अपने बंगाल को छोड़ कर के वह अवध के नवाब से मिलते हैं, साथ ही साथ वह मुग़ल एम्परर से भी मिलते हैं और कहते हैं कि हम अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा सकते हैं, उसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, और वो एक अलायंस बनाते हैं और साल 1765 में यह अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, और इस अटैक में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इनको अपनी टेरिटरी लूज़ करनी पड़ती है। फिर साल 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी कह देती है अब बहुत हुआ पपेट रूलर, ये लोग मान नहीं रहे हैं, अब से हम खुद बंगाल को ऑपरेट करेंगे, और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर और चीफ इन कमांडर बना देती है। और बंगाल पूरी तरीके से, बंगाल का जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। तो कंपनी ने इस तरीके से मुग़लों को काफ़ी तरीके से हराया था। इसके साथ साथ कंपनी बहुत सारी चीज़ें लाई, जैसे सन 1847 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आई, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई राजा का सन नहीं है, कोई मेल वारिस नहीं है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो राज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर्स थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे राजाओं से मिलते थे, उनसे फ्रेंडली होते थे, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी उस पर वो इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते थे। इस तरीके से वो काफ़ी सारे इलाके अपने कब्ज़े में ले लेते थे। और तीसरी जो उनके पास पावर थी वो थी आर्मी की, क्योंकि उसके पास आर्मी बहुत ज़्यादा थी, और वो तीसरे ऑप्शन में आर्मी से अटैक करके उस हिस्से को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने मुग़लों को ख़त्म किया था, और मुग़लों को बहुत ही छोटे इलाके दिल्ली तक सीमित कर दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अब आगे हम बात करेंगे कैसे उन्होंने मराठा साम्राज्य को हराया, कैसे उन्होंने भारत के और भी बड़ी बड़ी शक्तियों को हराया, और कैसे पूरी तरीके से भारत पे कंट्रोल लिया। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो वीडियो पसंद आया हो तो इसमें कमेंट करिए कि आपको कौन सा भाग पसंद आया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।